जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का विषय केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 5 है। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जुड़े एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज होंगी वहां पे आपको मिल जाएंगी, वहां से भी आप उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि ये आपको पढ़ लेना है। सबसे पहला जो है आक्सीकारक और अवकारक, ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप पढ़ लेंगे इसके बाद आक्सीकारक और अवकारक के बारे में आप समझ लेंगे। दूसरा जो है आपका वर्क वो है दैनिक जीवन में आक्सीकरण अवकरण का प्रभाव, ये भी आपको पढ़ लेना है बुक से, ठीक है। जिसमें पहला है भोजन का पाचन, ये आक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव के कारण होता है भोजन का पाचन, ठीक है। भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है तो आक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया है, आक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो इन सारी टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है दहन और ज्वाला। यहाँ पे हम लोग आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वाला, इसका पहला टॉपिक है। आज का वीडियो का पहला टॉपिक है दहन और ज्वाला। इसके साथ साथ अन्य टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, एलपीजी के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वाला। इसमें भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग दहन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दहन के बारे में। दहन देखिएगा, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वह ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में जलता है तो वह ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। जलने की यही क्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो यहाँ पे यह ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। तो ये क्या है, दहन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये है सल्फर या फिर गंधक भी इसे कहते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सल्फर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर यह बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ यह ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न यह करता है। तो ये क्या है, दहन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। दहन में जो भी पदार्थ जलता है उसे हम लोग दहनशील या फिर ज्वलनशील कहते हैं। जो भी पदार्थ दहन में जलता है वह कहलाता है दहनशील या ज्वलनशील कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते हैं, जैसे ईंट नहीं जलता है, पत्थर नहीं जलता है, बालू नहीं जलता है। तो ये पदार्थ जो होते हैं अदहनशील या अज्वलनशील कहलाते हैं। तो दहन में जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ दहन में जलता है वो क्या कहलाता है, दहनशील या ज्वलनशील कहलाता है, ठीक है। और दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है वो अदहनशील या अज्वलनशील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अदहनशील या अज्वलनशील। तो दहनशील या ज्वलनशील, दूसरा अदहनशील या अज्वलनशील, ये आपको याद रखना है कि अदहनशील या अज्वलनशील किसे कहते हैं, दहनशील और ज्वलनशील किसे कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखेंगे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। तो बात यहाँ पे याद रखिएगा, दहन जो होता है वह प्रायः ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। क्या किसमें, ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में ही होती है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। यहाँ पे समझिए, ऑक्सीजन की प्रायः जो होता है दहन की क्रिया ऑक्सीजन या फिर वायु की उपस्थिति में ही होती है, लेकिन ऑक्सीजन या फिर वायु की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। कुछ उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है, इसको नाइट्राइट में जला करके हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाते हैं और इस प्रक्रिया में हमें ऊष्मा और प्रकाश भी मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, न ही इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वायु भी नहीं है। तो यहाँ पे यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल रहा है। मैग्नीशियम जो है यह नाइट्राइट में जल रहा है, नाइट्राइट नहीं ऑक्सीजन है नहीं वायु है। तो यहाँ पे यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइट तो बना ही रहा है, इसके साथ साथ यह ऊष्मा भी दे रहा है, प्रकाश भी यहाँ पे हमें दे रहा है, प्रकाश भी उत्पन्न यह कर रहा है। तो ये भी दहन है। यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक जलती हुई मोमबत्ती, ये मोमबत्ती का सूत्र है C25H52, ठीक है। ये देखिएगा,
ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती को जब हम लोग क्लोरीन गैस में, मोमबत्ती के जार को, जब कोई मोमबत्ती है उसको जब हम लोग क्लोरीन गैस से भरे गैस कोई देखिए एक मोमबत्ती है, ठीक है, उसको क्लोरीन कोई जार यानी कोई बर्तन में क्लोरीन गैस भरा हुआ है, उसी में हम लोग इस मोमबत्ती को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ से यह देखिएगा कार्बन देता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड वहाँ पे बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन बनाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, यानी कि वहाँ से काला धुआं निकलता है, इसके साथ साथ क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है। तो ये भी दहन है, यानी कि देखिए मानकर चलिए ये हमारा मोमबत्ती हो गया, देखिए इसको किसी ये है मानकर चलिए किसी, देखिए मोमबत्ती हो गया अभी जल रहा है, ये है हम मानकर चलिए इस जार में क्लोरीन भरा हुआ और इसे नीचे से हमने ढक दिया। यह क्लोरीन गैस की क्या कर दी है, ढक दिए। जल ले जाने पर, जार में ले जाने पर मोमबत्ती जलती रहती है तथा काला धुआं भी निकलता है। ये क्या है हमारा, ये भी दहन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे क्लोरीन की, ठीक है। यहाँ पे समझ गए इसके बारे में, क्लोरीन गैस के भरे इसको हम लोग किस में रख देते हैं, तो क्लोरीन गैस से भरे जार में हम इसको मोमबत्ती को रख देते हैं, तब ये कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं। दहन का अपोषक किसे कहते हैं, तो जो भी पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, ऐसे ही फालतू का कार्य करता है, सहायक नहीं होता है, उसे हम लोग दहन का अपोषक कहते हैं। और जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है उसे याद रखिएगा दहन का पोषक कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है उसे दहन का पोषक कहते हैं, और जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उसे दहन का अपोषक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दहन का अपोषक है, ये दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, दहन का अपोषक हो गया। उदाहरण के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन, गंधक, ये मैग्नीशियम और मोमबत्ती दहनशील पदार्थ है, ये सब क्या है, दहनशील पदार्थ है। वायु, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन ये सब क्या है, दहन के पोषक है। यहाँ देखेंगे ये वायु क्या है, दहन का पोषक है, नाइट्रोजन क्या है, दहन का पोषक है, क्लोरीन क्या है, दहन का पोषक है। तो यह सब दहन का पोषक है, दहन की क्रिया में यह सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो दहन का पोषक है। और यह जल रहे हैं, मतलब यह जो है दहनशील पदार्थ है, मतलब जो जलते हैं, तो यह दहनशील पदार्थ हो गया। ये जलते हैं, कार्बन जलता है, गंधक जलता है, मैग्नीशियम जलता है, तो यह दहनशील पदार्थ हो गया। और जो दहन की क्रिया में सहायक होता है उसे दहन का पोषक कहते हैं। तो यह वायु सहायक होता है, या सॉरी वायु सहायक होता है, नाइट्रोजन सहायक होता है, क्लोरीन सहायक होता है, यह दहन के पोषक हो जाएगी, क्योंकि यह दहन की क्रिया में सहायक होते हैं। तो दहन का पोषक और दहन का अपोषक भी समझ गए। इसके बाद होता है दहन के लिए आवश्यक शर्तें, मतलब दहन की क्रिया के लिए कुछ शर्तें होती है, उस शर्तों को हम लोग देख लेते हैं। तो आवश्यक शर्तें क्या है, सबसे पहला याद रखिएगा निम्नलिखित शर्तें। सबसे पहला जो है दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, मतलब वैसे पदार्थ को चुनिए जो पदार्थ जल सके। अगर आप किसी दहन की क्रिया आप करवाना चाहते हैं तो ईंट बालू लाएंगे तो वह जलेगा नहीं, तो यहाँ पे करें कि सबसे पहले आप दहनशील पदार्थ रहिए। दहनशील पदार्थ कहने का मतलब जो पदार्थ जलता हो वह लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दहनशील पदार्थ लाना है, यानी कि दहनशील पदार्थ को आपको उपस्थिति करानी है, दहनशील पदार्थ आपको लाना है कहीं से, अगर दहन की क्रिया कराना है तब। दूसरा कहता है कि दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, मतलब दहन के लिए जो पोषक पदार्थ होते हैं, दहन के लिए जो सहायता प्रदान करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। ये दूसरी शर्त है। थर्ड नंबर जो शर्त कहता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। जैसे पेज होता है, पेज का ज्वलन ताप कम होता है, उसको जैसे ही आप किसी भी मानकर चलिए मोमबत्ती जल रहा है, उसके सामने जैसे ही आप पेज को लाएंगे तो वह सटाक दे जल लेता है। जबकि लकड़ी के एक टुकड़े को उस मोमबत्ती के साथ लाएंगे तो वो काफी समय बाद जलता है। यानी ज्वलन ताप जो कागज का था वो कम था और जो लकड़ी का था वो अधिक था, इसलिए वह अधिक समय लेता है जलने में। तो यानी यह तीन शर्तें होती हैं। पहला होता है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन के लिए यह आवश्यक शर्तें होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, देखिए हम अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर जानते हैं कि यदि बालू, ईंट, शीशा, मिट्टी, पत्थर आदि को जलाने पर प्रयास किया जाए तो ये नहीं जल पाते, क्योंकि ये अदहनशील पदार्थ है। हमने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया, अगर आप मिट्टी लेंगे, पत्थर लेंगे, फिर बालू लेंगे, उसको जलाने का प्रयास करेंगे तो वह नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वह अदहनशील पदार्थ है। तो सबसे पहले हमें चाहिए दहनशील पदार्थ, ठीक है। यहाँ आप देखिए जैसे दहनशील पदार्थ में क्या आ सकता है, जैसे आ सकता है पेट्रोल, यहाँ पे स्प्रिट, ठीक है,
रुकिए, स्पिरिट यहाँ पे कागज, ये पुआल, ये केरोसिन, ये सब क्या है, दहनशील पदार्थ है, इसकी उपस्थिति हमें चाहिए। ठीक है, आदि को जलाने वे आसानी से जल उठते हैं क्योंकि ये दहनशील पदार्थ होते हैं। ये कागज क्या है, दहनशील पदार्थ है, आसानी से ये जल उठता है। पुआल क्या है, दहनशील पदार्थ है। केरोसिन क्या है, दहनशील पदार्थ है। पेट्रोल क्या है, दहनशील पदार्थ है। ये आसानी से जल जाता है। ठीक है, देखिएगा, अतः किसी पदार्थ को दहन तभी संभव है जबकि वह दहनशील हो, यानी कि किसी भी पदार्थ का अगर दहन कराना है, दहन तभी संभव होता है जबकि वह दहनशील होना चाहिए, दहनशील हो। ठीक है, इसी कारण जहां कहीं आग लगे तो वहां से दहनशील पदार्थ को शीघ्र ही हटा देना चाहिए, अन्यथा आग की लपट दूर दूर तक फैल जाएगी। तो अगर कहीं आग लगती है तो सबसे पहले वहां पे जो दहनशील पदार्थ है उसको हटाइए, अन्यथा आग की जो लपटें होंगी काफी तेजी से फैल जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी आग लगती है तो सबसे पहले कौन से पदार्थ हटाएंगे, दहनशील पदार्थ, यानी जो जल्दी से पदार्थ जल सकते हैं उसको वहां से हटा लेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। इसके बाद आता है दहन के पोषक पदार्थ। ठीक है, इसकी उपस्थिति, जैसे दहन की पोषक पदार्थ हवा, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, दहन के पोषक पदार्थ है। कमरे में यदि मोमबत्ती को जलता हुआ छोड़ दिया जाए तो वह जलती रहती है, यानी कि कमरे में अगर किसी कमरे में मोमबत्ती को अगर हम लोग जलता हुआ छोड़ देते हैं तो वह क्या होती है, जलती रहती है। क्यों, क्योंकि उसे वहां से उसे ऑक्सीजन या फिर हवा मिलती रहती है। किंतु शीशे के एक बर्तन में ढक देने पर वह थोड़ी देर के बाद बुझ जाती है। लेकिन अगर शीशे में धरते हैं, किसको, मोमबत्ती को अगर शीशे में रखते हैं तो, या शीशे या फिर किसी बर्तन में रखते हैं और उसके बाद उसके मुंह को ढक देते हैं तो वह थोड़ी देर बाद ही मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिलता, हवा नहीं मिलता, उसका पोषक पदार्थ मोमबत्ती को कुछ भी नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ी बात क्या होती है, बुझ जाती है। इसका कारण यह है कि ढक देने से उसमें जलने के लिए हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब किसी भी बर्तन या जार में हम मोमबत्ती को ढक देते हैं तो जलने के लिए जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होता है, मोमबत्ती को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या होती है, यह बुझ जाती है। ठीक है, यह नहीं मिल पाती है तो यह दहन की क्रिया के लिए आवश्यक है। क्या है, हवा जो है दहन की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी मोमबत्ती को बर्तन में ढक देते हैं तो वह नहीं जल पाती। क्यों, क्योंकि उसको हवा नहीं मिल पाती है। अर्थात यहाँ से हमें यह पता चलता है कि दहन की क्रिया में हवा क्या है, आवश्यक है, इसलिए हवा को दहन का पोषक कहा जाता है। इसलिए जो हवा है इसको क्या कहते हैं, दहन का पोषक कहते हैं। दहन का पोषक क्यों, क्योंकि यह दहन की क्रिया में सहायता प्रदान कर रहा है, सहायक है, तो इसलिए हम लोग दहन का पोषक कहते हैं। और जो सहायक नहीं होती है वह दहन का अपोषक कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिएगा, लैंप के शीशे की ऊपरी हिस्सा खुला रहता है तथा लालटेन में अनेक छिद्र बने रहते हैं ताकि बत्ती को जलने के लिए पर्याप्त हवा मिल सके। आप लैंप के शीशों को देखेंगे या फिर किसी लैंप के शीशे को देखेंगे तो ऊपरी हिस्सा क्या होता है, खुला हुआ होता है, या फिर लालटेन के में देखेंगे तो अनेक छिद्र होता है। ये क्यों छिद्र होता है, ताकि वहां से ऑक्सीजन जा सके और वहां से उसको ऑक्सीजन मिलती रहे और जो लालटेन है या फिर लैंप है वह जलती रहे। ठीक है, इसलिए वहां पे हिस्सा खुला हुआ होता है या फिर लालटेन में अनेक छिद्र दिए होते हैं। ठीक है, समझ गए क्यों होता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा आगे। देखिए, यहां समझिएगा, जलती हुई संठी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे एक गैस जार में ले जाने पर संठी बुझ जाती है। कह रहे कि जलती हुई जो संठी होती है इसको कार्बन डाइऑक्साइड से भरे एक गैस जार में जब ले जाते हैं, जार मतलब समझ सकते हैं बर्तन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भरे एक बर्तन में जब हम लोग जलती हुई संठी को ले जाते हैं तो वह क्या होती है, बुझ जाती है। इसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड दहन का क्या अपोषक है। इसका कारण क्यों है, यानी कि जलती हुई संठी को जब हम लोग मान कर चलिए कोई बर्तन है, आप समझिए ये है कोई बर्तन है, ठीक है, कोई बर्तन है, ठीक है, यहाँ समझिए कोई बर्तन है और इसमें भरा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कोई जलती हुई संठी लाते हैं, मानकर चलिए कोई जलती हुई लकड़ी हिलाते हैं और इसमें इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो जलती हुई लकड़ी जब इसमें पड़ता है तो ये जलती हुई लकड़ी बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दहन का अपोषक होता है। दहन का पोषक कौन होता है, तो ऑक्सीजन या फिर अन्य पदार्थ होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दहन का अपोषक होता है, इसलिए यह बुझ जाता है। जब किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ लेते हैं तो उसे कंबल से ढक दिया जाता है ताकि उसकी कपड़े का संपर्क हवा से नहीं रहे, जिससे आग बुझ जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में या फिर जब भी किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाता है तो उसके ऊपर उसके शरीर पर कंबरा फेंकते हैं, कंबरा,
ठीक है, कंबल फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? तो ये कंबल जो होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर पे जाता है तो वायु से, उस वायु से जलने, जहाँ जिस भाग में जलता है वहां से वायु से संपर्क को तोड़ देता है, वहां पे ऑक्सीजन को नहीं जाने देता है, संपर्क जो होता है हवा से संपर्क को तोड़ देता है, जिसके कारण उसके शरीर की आग बुझ जाती है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के जब कपड़े पर आग लगती है तो हम लोग कंबल फेंक देते हैं, कंबल से हम उस व्यक्ति को ढक देते हैं। ठीक है, अब समझ गए क्यों ढक देते हैं? तो हवा से संपर्क तोड़ने के लिए, क्योंकि हवा क्या है? दहन का पोषक होता है, वह सहायता प्रदान करता है जलने में। अब देखिएगा, अतः ऊपर की बातों से स्पष्ट है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है कि यह क्रिया दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति में हो। यानी कि हमने देख लिया कि यह आवश्यक है कि दहन की क्रिया जो होनी चाहिए पोषक पदार्थों की उपस्थिति में होनी चाहिए। यहाँ पे हमने समझ लिया कि दहन की पोषक की क्यों उपस्थिति अनिवार्य है, ये भी हमने उदाहरण के तहत देख लिया। अब इसके बाद कुछ उदाहरण, कुछ क्वेश्चन भी हमने देखा। इसके बाद है थर्ड नंबर है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप, सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा समझिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, उस ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, जैसे कागज को कुछ देर मोमबत्ती के सामने ले जाएंगे तो वह कुछ क्षण में ही वह जलने लगता है, लेकिन लकड़ी के एक संठी को लेकर जाएंगे तो लकड़ी की एक संठी जो होगी कुछ समय बाद वह जलेंगी, कुछ मिनट या कुछ घंटों या फिर कुछ मिनट बाद वह जलेंगी। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप अधिक है और कागज का क्या था? कम था, इसलिए वह जल गया। देखिएगा, सभी पदार्थ एक ही ताप पर जलना प्रारंभ नहीं करते। कोई भी पदार्थ जो होता है, सभी जो पदार्थ होते हैं वह एक ही ताप पर जलना नहीं प्रारंभ करते हैं। जैसे कागज को मोमबत्ती के सामने लाते हैं तो वह जल्दी जल जाता है, जबकि लकड़ी को ले जाते हैं तो समय लेता है। यानी कि लकड़ी का ज्वलन ताप क्या? अधिक है और कागज का क्या? कम है। इसलिए यह कह रहे हैं कि जो पदार्थ होते हैं इसका एक ही प्रकार का ताप नहीं होता है, जलना प्रारंभ नहीं करते हैं, एक ही समय पर वह जलना प्रारंभ ही नहीं करते हैं, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न तापों पर जलते हैं। बल्कि जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं वह अलग अलग तापों पर जलते हैं। जैसे कि हमने कागज को बताया, कागज जल्दी जल जाता है और लकड़ी कम अधिक समय लेता है, तो इसका ज्वलन ताप अधिक होता है लकड़ी का और कागज का कम होता है, इसलिए वह जल जाता है। ठीक है, तो लकड़ी का कुछ अलग ही ताप है और कागज का कुछ अलग ही ताप है। प्रत्येक दहनशील पदार्थ के लिए एक ऐसा विशिष्ट ताप होता है जिस पर वह पदार्थ जलना शुरू करता है। प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसके लिए एक विशिष्ट ताप होता है। जैसे कागज का ताप एक निश्चित ताप होता है, उस ताप पर अगर हम लोग उस ताप तक उसको गर्म करते हैं तो वह जलने लगता है। लकड़ी का भी एक निश्चित ताप होता है, उस ताप तक उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वह जलने लगता है। यही ताप हमारा कहलाता है ज्वलन ताप। ठीक है, तो ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। मान के चलिए लकड़ी की एक संठी है, उसको आधा घंटा तक जलाएं तो उसका ज्वलन ताप आधा घंटा तक है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या? अधिक है। और कागज को तुरंत लेकर जाएंगे तो कागज का ज्वलन ताप क्या है? कम है, वह अधिक जल्दी जल जाता है। तो यह ज्वलन ताप होता है, वह जिस ताप पर जलता है, मानकर चलिए वह 100 डिग्री केल्विन पर जलता है तो वह उसका ज्वलन ताप कम हो गया और अधिक हो गया, और मान के चलिए कागज 50 डिग्री केल्विन पर जलता है तो इसका कम हो गया। ठीक है, तो यह ज्वलन ताप होता है। तो तीसरा हमने समझ लिया ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि कोई भी पदार्थ को अगर जलाना है तो ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। उस पदार्थ का जो ज्वलन ताप होता है वहां उस निश्चित ताप तक हमें पहुंचाना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे समझिए, जब किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है तब तक वह पदार्थ नहीं जल सकता। यानी कि जब कोई पदार्थ है, मान को चलिए कागज है, उसका ज्वलन ताप तक उसको अगर हम लोग नहीं पहुंचाते, वह जिस ताप पर वह जलता है उस ताप तक हम उसको नहीं गर्म करते हैं तो वह जो कागज होगा वह नहीं जलेगा। लकड़ी की संठी को ले लीजिए, लकड़ी की संठी तो जब तक उसके ताप तक नहीं गर्म करेंगे, उसके निश्चित ताप तक जब तक नहीं गर्म करेंगे वह नहीं जल सकता है। ज्यों ही उस पदार्थ को ज्वलन ताप प्राप्त हो जाता है, ज्यों ही उस पदार्थ को, जैसे कागज को ले लेते हैं तो कागज को ज्यों ही उसका निश्चित ताप मिल जाता है, कागज को ले गए मोमबत्ती के सामने, उसका निश्चित ताप मिल जाता है तब वह जलना प्रारंभ करता है। ठीक है, वह पदार्थ जलने लगता है। यानी कि ज्यों ही उसका ज्वलन ताप प्राप्त हो जाता है तो वह क्या पदार्थ होता है? वह पदार्थ जो होता है जलने लगता है। जैसे कि हमने आपको बताया, ज्वलन ताप के महत्व को निम्नलिखित घटनाओं की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। कहें कि ज्वलन ताप की जो महत्व होता है इसको कई घटनाओं से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिएगा, दिया सलाई की एक जलती हुई काठी से लकड़ी की एक संठी तुरंत आग पकड़ लेते। देखिए, दिया सलाई की एक जलती हुई काठी से लकड़ी की एक संठी तुरंत आग पकड़ लेते, किंतु लकड़ी का एक बड़ा कुंदा आग नहीं पकड़ता है। करे कि दिया सलाई की एक जलती हुई काठी, दिया सलाई की एक काठी देखे होंगे जो एक माचिस की तीली होती है, उसको अगर उसी जलती हुई काठी से, मतलब दिया सलाई की जो एक काठी होती है उस जलती हुई काठी से एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़ी को हम लोग जला सकते हैं, एक छोटी सी लकड़ी के संठी को जला सकते हैं। लेकिन
लेकिन वही अगर लकड़ी बड़ा होते हैं तो उस काठी से हम इसके लकड़ी के कुंद को, एक बड़ा कुंद को हम लोग नहीं जला पाते, वह आग नहीं पकड़ पाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी लकड़ी होती है, इसका ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, इसलिए यह जलना प्रारंभ कर लेता है इस जलती हुई काठी से। लेकिन यही जलती हुई काठी से लकड़ी का एक बड़ा कुंद को जलाना चाहते हैं तो वो आग नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप उसको नहीं मिल पाता है। देखिएगा, इसका कारण यह है कि लकड़ी की संठी ज्वलन ताप निम्न होता है। लकड़ी का जो संठी होता है क्या होता है, ये लकड़ी का जो संठी है, संठी मतलब पतला सा, आप कह सकते हैं पतला सा उसका भाग, ठीक है, पतला सा उसका भाग, ठीक है। तो यह इस एक जलती हुई काठी से हम लोग एक लकड़ी की संठी तुरंत आग पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप क्या होता है, निम्न होता है, जबकि एक लकड़ी का बड़ा कुंद नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप जो होता है अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए, दियासलाई की जलती हुई काठी द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से लकड़ी की संठी को ज्वलन ताप प्राप्त हो जाता है। यानी कि दियासलाई की जो ये जलती हुई जो काठी होती है, इसकी एक लकड़ी की संठी को इसका जो ज्वलन ताप होता है वह उसको मिल जाता है, जिसके कारण यह जल जाता है। लकड़ी के एक बड़े कुंद को समझिए, लकड़ी के एक बड़े कुंदे का ज्वलन ताप उच्च होने के कारण जलती हुई काठी से उत्पन्न कम ऊष्मा से उसे ज्वलन ताप प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए, जो लकड़ी की एक बड़ी कुंद जो होते हैं इसका ज्वलन ताप उच्च होता है, जिसके कारण जो जलती हुई जो काठी होती है वह उतना ऊष्मा उसको नहीं दे पाती जितना उस लकड़ी को चाहिए, यानी कि उसको ज्वलन ताप उसको नहीं दे पाती है, जिसके कारण वह लकड़ी का बड़ा कुंद जो होता है नहीं जलता है, जबकि लकड़ी का जो संठी होता है वह जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलन ताप निम्न होता है, निम्न होने के कारण वह उसको ज्वलन ताप प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण वह जलने लगता है। तो फर्स्ट उदाहरण हमने देख लिया। नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखते हैं ज्वलन ताप से जुड़े। देखिएगा, कपड़े के एक टुकड़े को अल्कोहल और जल के मिश्रण में भिगोकर यदि उसमें आग लगा दी जाए तो कपड़े का वह टुकड़ा तुरंत आग पकड़ लेता है। देखिएगा, कह रहे कि कपड़े, ये आप अक्सर फिल्म में देखे होंगे कि हीरो जो होता है वह आग से जाता है तो उसके कपड़े में आग लग जाता है। वास्तव में वो आग नहीं लगता है, आग लगेगा तो वह जल जाएगा। वास्तव में क्या होता है, यही जो उदाहरण है समझेंगे। देखिए, कपड़े का एक टुकड़ा लिया होता है, उस टुकड़े को अल्कोहल और जल के मिश्रण में क्या कर देते हैं, भिगो देते हैं लोग। यदि उसमें आग लगा दी जाए तो कपड़े का वह टुकड़ा तुरंत आग पकड़ लेता है। कौन सा टुकड़ा? जिस भाग में अल्कोहल है वो तुरंत जलने लगता है। तो किसका अल्कोहल और जल का मिश्रण होता है, उसमें भिगो करके यदि उसमें आग लगाई जाए तो कपड़े का वह टुकड़ा तुरंत आग पकड़ लेता है। कुछ देर के पश्चात आग बुझ जाती है, परंतु कपड़ा बिना जले शेष रह जाता है। ठीक है, देखिएगा, जब किसी भी कपड़े के टुकड़े को हम लोग अल्कोहल या जल के मिश्रण में भिगो देते हैं तो कपड़ा का वह भाग जलने लगता है, जो वह टुकड़ा जलने लगता है, कपड़ा का वह टुकड़ा जलने लगता है और तुरंत आग पकड़ लेता है। टुकड़ा जलने लगता है और तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, देखिएगा, आग लगा दी जाए तो कपड़े का वह टुकड़ा तुरंत आग पकड़ लेती है। इन दोनों को भें करके कपड़े के एक टुकड़े को अल्कोहल और जल के मिश्रण में भिगो देंगे तो जिस हिस्से में, मानकर चलिए ये हमारा सॉल्ट हो गया, कोई एक टुकड़ा है कपड़ा का, इस पार्ट में अगर हम लोग भिगोते हैं, इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल और जल के मिश्रण को इस पार्ट में हम लोग भिगो दिए, सॉरी चलिए इतना पार्ट हम लोग भिगो देते हैं, इतना पार्ट हमने क्या किया, भिगो दिया। बाकी का पार्ट इतना हमने नहीं भिगोया, इतना नहीं भिगोया, इतना हमने भिगो दिया। ठीक है, चलिए इतना हमने भिगोया, इतना जो पार्ट भिगोया है अगर यहाँ पे आग लगाएंगे तो इसका ज्वलन ताप क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है इसके मुकाबले, तो ये जल्दी से जल लेता है। जो अल्कोहल होता है इसका ज्वलन ताप जो होता है कम होता है तो वह जल्दी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, कुछ देर के पश्चात आग बुझ जाती है परंतु कपड़ा बिना जले शेष रह जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो इतना भाग में अल्कोहल था, समझिए थोड़ा, इतना पार्ट्स में अल्कोहल था, तो अल्कोहल होने यहाँ पे क्या होता है कि इतना पार्ट्स का जो ऊपर का जो अल्कोहल होता है वह जल जाता है लेकिन कपड़ा नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, ठीक है, कपड़े का जो ऊपर वाला जो होता है कुछ देर बाद वह बुझ जाता है लेकिन कपड़ा क्या होता है, नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है तो यहाँ देखिएगा, इसका कारण यह है कि अल्कोहल का ज्वलन ताप निम्न होने के कारण वह तुरंत जलने लगता है। क्यों होता है, तो अल्कोहल का ज्वलन ताप जो होता है काफी कम होता है जिसके कारण वह अल्कोहल जलता है, न कि कपड़ा जलता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ समझिए, अल्कोहल जलता है न कि कपड़ा जलता है। अब आगे हम आपको समझाएंगे, जब पूरा का पूरा अल्कोहल जल जाता है तो आग बुझ जाती है और जल से भीगा कपड़ा शेष रह जाता है। कपड़ा इसलिए नहीं जल पाता क्योंकि उसमें मौजूद जल उसे वो ज्वलन ताप से नीचे रखता है। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे अल्कोहल है,
अल्कोहल और जल का मिश्रण है। तो अल्कोहल और जल का मिश्रण जब कपड़ा पे लगा होता है तो अल्कोहल का ज्वलन ताप निम्न होता है। निम्न होने के कारण वह जल्दी ही जलने लगता है और कुछ समय बाद वह बुझ जाता है। अब आप कहेंगे कि कपड़ा क्यों नहीं जलता है, तो कपड़ा को हमने अल्कोहल और जल में भिगोया था। याद रखिएगा, कपड़ा को हमने किस में भिगोया, अल्कोहल और जल में भिगोया। तो अल्कोहल तो जल जाता है, लेकिन जल क्या कार्य करता है, यहाँ पे जल जो करता है वह कपड़े का जो निश्चित ताप होता है उससे उसको और कम करके रखता है, यानी कि उसको ठंडा करके रखता है, जिसके कारण कपड़ा नहीं जलता है, अल्कोहल जल जाता है और ऐसे प्रतीत होता है कि हीरो के शर्ट पे वह आग लगा हुआ है, ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, अल्कोहल और जल का मिश्रण होता है, उस कपड़े में भिगो दिया जाता है, जिसके कारण उसके शर्ट पर आग लगा दी जाती है। अल्कोहल जलता है, हमें प्रतीत होता है उसका शर्ट जल रहा है। थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ आप देखिएगा, कागज के बने एक कप में जल लेकर गर्म करने पर जल उबलने लगता है, किंतु कागज नहीं जलता है। इसका कारण यह है कि कागज द्वारा ज्वालक से प्राप्त ऊष्मा उबलते हुए जल में स्थानांतरित हो जाता है, जिसमें ऊष्मा कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाती है। ये क्या है, यानी कि आप एक कागज लीजिए, कागज की एक कटोरी बनाइए, उसमें आपको जल डालिए H2O, ठीक है, इसमें जल डालिए और नीचे से इसको ऊष्मा दीजिए, ठीक है, क्या दीजिए, ऊष्मा दीजिए। तो यहाँ पे जो ऊष्मा जाता है यह कागज पर, यहाँ पे देखिए ये जल जो था ये इसको क्या कर रहा है, इसके ज्वलन ताप से इसको और नीचे रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज्वलन ताप जो है इसका मान के चलिए जो ज्वलन ताप होता है उससे और इसको नीचे रखता है, तो यह इसको ठंडा कर देता है। तो इसका जो ऊष्मा होता है ये ऊष्मा यह जल को गर्म करने लगता है, जल ठंडा है तो इसको गर्म करने लगता है और यहाँ पे इसको ठंडा यह रखता है, तो यह कागज नहीं जलता और यह मोमबत्ती, कागज नहीं जलता बल्कि पानी उबलने लगता है, ये साधारण भाषा में। तो यहाँ पे ये होता है हमारा कागज, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ के इसके बारे में। अब देखिए ऊष्मा स्थानांतरित मतलब ऊष्मा ऊपर की ओर आने लगता है। ऊष्मा जैसे यहाँ पे आग आता है, इसकी ऊष्मा आती है, यह ऊष्मा ऊपर की ओर आने लगती है और ठंडी जो जल होती है वह नीचे की ओर आने लगती है, यह स्थानांतरित होता है। इसके बाद हम लोग दहन के बारे में समझ गए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ज्वाला, फ्लेम। ये क्या है, सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। सभी दहनशील, जैसे कागज जलता है, फिर कोई भी लकड़ी जलता है, वो भी दहनशील पदार्थ है, लेकिन उसका ज्वलन ताप अधिक होता है। ये सभी जब जलते हैं तो इसका जो ये सभी जब दहनशील जब पदार्थ जलते हैं तो वह उसमें ज्वाला उत्पन्न होती है, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। जो भी दहनशील पदार्थ जलते हैं उसमें क्या होती है, उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं। उदाहरण के लिए किरोसिन एक द्रव है जो गर्म किए जाने पर वाष्प देता है, ठीक है। जब किरोसिन को हम लोग गर्म करते हैं, किरोसिन क्या एक द्रव है, ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर क्या देते हैं, ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। कौन कौन, ठोस और द्रव ईंधन। जो ठोस ईंधन होगा और जो द्रव ईंधन होगा यही जलने पर हमें क्या देंगे, ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे किरोसिन क्या एक द्रव है, इसलिए इसकी गर्म किए जाने पर यह क्या देता है, वाष्प देता है। इस प्रकार मोम, देखिएगा, इस प्रकार मोम एक ठोस ईंधन है। मोम क्या है, एक ठोस ईंधन है जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनता है। अतः किरोसिन और मोम जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। किरोसिन और मोम जब जलता है, मोम क्या है, एक ठोस है, तो यह जलने पर क्या करता है, वाष्प उत्पन्न, जलने पर गर्म किए जाने पर यह वाष्प बनाता है, ठीक है। तो यानी कि यह दोनों क्या है, किरोसिन और मोम क्या है, ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अब देखिएगा, ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला पैदा की जा सकती है। इस ज्वाला की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की कितना भाग ईंधन के जलने में सहायक है। देखिएगा, ईंधन को वायु में जब जलाकर ज्वाला पैदा की जा सकती है। ईंधन को मतलब किसी भी मशीन को, जैसे जो LPG होता है, इसको वायु में जलाएंगे तो यह क्या करेगा, ज्वाला पैदा की जाती है। ईंधन को जब हम लोग वायु में जलाते हैं तो यह ज्वाला पैदा की जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे, ज्वाला पैदा की जा सकती है। इस ज्वाला की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है। अब इस ज्वाला की प्रकृति कैसे होगी, तो यह इस बात पर निर्भर करती है कि वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन का कितना भाग ईंधन के जलने में सहायक है। यानी कि वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो वह ऑक्सीजन इस ईंधन के जलने में कितना सहायता प्रदान किया, इस बात पर यह निर्भर करता है किसकी, ज्वाला की प्रकृति, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो जाती है, जितना ऑक्सीजन की चाहिए उतना मिल जाता है, तब देखिएगा ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, जितना ऑक्सीजन चाहिए, मानकर चलिए आपको 100% ऑक्सीजन चाहिए, अगर आपको 100% ऑक्सीजन मिल जाता है तब उसकी ज्वाला कैसा होगा, ठीक है। समझिए यहाँ पे थोड़ा,
ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है किंतु प्रकाश बहुत कम होता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। देखिएगा, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में कह रहा है कि इसमें ईंधन का जो ऑक्सीजन जब मिलता है तो ईंधन का पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? पूर्ण दहन, पूरी तरह से दहन होता है। इसमें जो ज्वाला बनता है, इस जब ऑक्सीजन अधिक मिलता है, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो इसमें का जो ज्वाला होता है उसका रंग नीला होता है। नीला जो होता है किंतु प्रकाश बहुत कम होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है, लेकिन जो प्रकाश होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग इसे प्रकाशहीन ज्वाला या फिर अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाशहीन ज्वाला, इन सब के बारे में समझ गए। यानी कि जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो जो ईंधन होता है इसका पूर्ण दहन होता है। इसके साथ साथ इसमें जो ज्वाला बनता है उसका रंग नीला होता है, और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो इसका जो प्रकाश होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे हम लोग प्रकाशहीन ज्वाला या फिर अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे समझिएगा, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलाकर ज्वाला उत्पन्न की जा सकती है। बत्ती वाला जो स्टोव होता है, विक स्टोव जो होता है, इसमें केरोसिन जलाकर के हम क्या करते हैं? ज्वाला उत्पन्न की जाती है। यह ज्वाला प्रकाशहीन होती है, और यह ज्वाला कैसी होती है? प्रकाशहीन या फिर अप्रदीप्त होती है। इसका कारण यह है कि स्टोव की बत्ती सच्छिद्र पर्दे से घिरी रहती है। स्टोव की बत्ती किससे घिरी होती है? सच्छिद्र पर्दे से। किससे घिरी रहती है? सच्छिद्र पर्दे से घिरी रहती है। पर्दे के छिद्रों से होकर बत्ती के निकट वायु प्रवेश करती है, जिससे केरोसिन के वाष्प में पर्याप्त ऑक्सीजन मिश्रित हो जाता है, अतः केरोसिन का पूर्ण दहन होने से स्टोव में उत्पन्न ज्वाला प्रकाशहीन होती है। आप स्टोव को जलते हुए देखेंगे तो उसमें नीला कलर का दिखाई देता है, और जो उसमें जो प्रकाश होता है वो बहुत कम होता है। उसमें प्रकाश जो होता है बहुत कम होता है। क्यों होता है? तो यहाँ उसको ऑक्सीजन जो मिलता है, जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना मिल जाता है, जिसके कारण वह जो होता है उसका रंग नीला होता है और इसका प्रकाश जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उदाहरण के तहत हमने समझा ये प्रकाशहीन ज्वाला के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद होता है प्रकाशमान ज्वाला। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होगी तब ज्वाला कैसा होगा? ठीक है, तो यहाँ समझिए, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। यानी कि जब ऑक्सीजन अपर्याप्त, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तब ऑक्सीजन जो होता है ईंधन का पूर्ण दहन होता है। ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, और इसमें जो ज्वाला उत्पन्न होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन के उसके वाष्प में बिना जले हुए कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तत्व होकर चमकने लगते। इस ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है, इसलिए ज्वाला को प्रकाशमान ज्वाला या फिर प्रदीप्त कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, और यहाँ पे इसमें जो ज्वाला उत्पन्न होता है वह उसका रंग पीला होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका अपूर्ण दहन होता है, जिससे यहाँ पे वाष्प बिना जले, वाष्प जो होता है वह बिना जले क्या होता है कि यह कार्बन के कण में मिश्रित हो जाते हैं। वाष्प जो होता है यह बिना जले किस में मिश्रित हो जाता है? कार्बन का जो कण होता है उसमें मिश्रित हो जाता है, और मिश्रित होने के बाद वह चमकने लगते हैं, जिसके कारण इसे पीले रंग का प्रकाश निकलता है, जिसके कारण इसका क्या ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और इसलिए ज्वाला को यह ज्वाला चूंकि प्रकाश, इसमें ज्वाला में पीला रंग निकलता है, इसलिए इसे हम लोग प्रकाशमान और या फिर प्रदीप्त कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर जो उसका ज्वाला होता है उसका रंग पीला होता है, और इसका वाष्प जो होता है बिना जले रहता है, तो यह कार्बन में आकर के मिश्रित हो जाता है, जिसके कारण यह ज्वाला जो होता है चमकने लगता है, इसलिए इसे हम लोग प्रकाशमान या फिर प्रदीप्त ज्वाला भी कहते हैं। और यहाँ पे इसका पूर्ण दहन नहीं होता है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे लो, चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में। अब हम लोग समझेंगे लोग मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में हम लोग समझेंगे लोग। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मोमबत्ती की ज्वाला को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 6 में देखेंगे। चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए इसको हम लोग पार्ट 6 में देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट 6 में हम लोग क्या क्या देखेंगे। मोमबत्ती की ज्वाला पढ़ेंगे वहाँ पे, इसके साथ साथ हम लोग ये मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल, इन सब के बारे में हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम लोग पार्ट 4 में समझेंगे। इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें क्या क्या मिलाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।